हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यूपीएससी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बेसिक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स आपको पता होने ही चाहिए। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में तो आ सकता है अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में सब्जेक्ट होगा। ऑलराइट, एंड अगर आप ग्रेजुएशन में भी अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स। ये जो हैं ये तो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, अभी बुक से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो है इन्फ्लुएंस बाय ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रो दे देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी। और बहुत ही ज़्यादा देर बाद जब वो ब्रिटिश कॉलोनी पहले रही थी, ठीक है, उसके बाद उसे इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को 3 फेजेस में वी कैन डिवाइड। कौन कौन सी? एंशिएंट फेज़, मिडीवल फेज़ एंड आपका मॉडर्न फेज़, राइट। तो ये सारी फेजेस जो हैं इन सब के यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे। वाई? टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ दोज टाइम, ठीक है। उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को अडॉप्ट किया एंड हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है यार। देखिए मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो बेसिक बिल्कुल 5 आपको मैं फीचर्स बताती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लीगल डॉक्यूमेंट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। डिवीजन ऑफ पावर किसके बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब कि उसको कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी ईज़ में नहीं है कि कोई सा भी आप बिल पास कर दो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल जो पास होएगा उसमें पार्लियामेंट की मेजॉरिटी जनता उसके फेवर में होएगी, राइट। तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होएगा। अब 2023 में गाइस 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई थी। सिंगल सिटीजनशिप क्या मतलब कि हर एक सिटीज़न को इंडिया के इक्वल राइट्स एंजॉय करने का अधिकार है, राइट। नेक्स्ट फीचर ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, इट इज़ पर्सनल रिक्रूटेड बाय द सेंटर थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए अब हम फटाफट से हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को देखते हैं। So first things first, influenced by British system. Now as India was a British colony, the British administrative system have greatly influenced the Indian administrative system. इंडिया सबसे पहले स्टार्टिंग में नहीं, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, यानी कि IAS, राइट। One can see British influence in the following areas. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने इन्फ्लुएंस किया है। यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स, तहसील्स कंटिन्यू टू फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कमिश्नर, कलेक्टर, सब डिविजनर। ये सारे कौन होते हैं? IAS में ही होते हैं ना। Indian Administrative Service has been renamed and retained as Indian Administrative Service, ठीक है। तो मतलब मेन इसका यही है कि it was influenced by British system, right? Welfare administration, modern governments aim to provide welfare facilities to the citizens. अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, क्या एम है कि वो वेलफेयर मतलब सिटीजन्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें।
इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ इंटरेस्टेड थी प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शंस जैसे कि लॉ का और ऑर्डर का मेंटेनेंस और टैक्सेस का कलेक्शन। इंडिपेंडेंस के बाद ड्राफ्टिंग कमिटी विजुअलाइज्ड अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। फॉर एग्जांपल पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताया हुआ है? DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द कंट्री सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। DPSP क्या बताता है? गाइडलाइंस देता है कंट्री के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, राइट? ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नाइदर फुली सेंट्रलाइज्ड नॉर फुली डिसेंट्रलाइज्ड। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना तो पूरी तरह वो सेंट्रलाइज्ड है और ना ही वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। कुछ एस्पेक्ट्स में सेंट्रलाइजेशन है, कुछ में वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो बहुत सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक ICDS, ठीक है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड बनता है ना, तो वो भी हमारी स्कीम है, राइट? उसके बाद लाडली प्रोग्राम बाय हरियाणा। हरियाणा में अब क्या है? लड़कियों को गर्ल चाइल्ड को फेयरली ट्रीट करने के लिए लाडली प्रोग्राम किया इनिशिएट, राइट? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। 7th schedule of the constitution provides for the division of power between the center and the states to the union list, state list and concurrent list, ठीक है? जो हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दी थी लोकल गवर्नमेंट को एट रूरल एंड अर्बन लेवल्स। ये लोकल बॉडीज़ जो हैं अथॉरिटी को मतलब एक्ट्स लेने के लिए वो किया हुआ है, राइट? एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ एट देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स टू बेनिफिट द सिटीजन्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने एम्बार्क करती है अपॉन डेवलपिंग वेरियस सेक्टर्स इन द कंट्री। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल, ठीक है, in socio-economic development and progress changes in society. Nation resorted to a planned development to develop industrial, agriculture and other sectors of the economy. Right. नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्मिटी एट ऑल लेवल्स। तो सारे के सारे लेवल्स में यूनिफॉर्मिटी है, चाहे वो सेंटर से बात करें, स्टेट से बात करें, स्टेट तक बात करें। इंडिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एट यूनियन लेवल वेस्टेड है, राइट? एंड गवर्नर्स एट द स्टेट लेवल। President and governors are the constitutional rulers and perform their functions on the Council of Ministers' advice. अब प्रेसिडेंट भी जो काम करते हैं ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं, फाइन। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर है, जैसे कि फीचर्स क्या हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। गवर्नमेंट का वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट्स, जिसमें डिविजन्स एंड सब डिविजन्स भी हैं, राइट? हर डिपार्टमेंट का अलग से उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है काम को। हायरार्की। हायर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल द लोअर लेवल्स। अब हायरार्की तो हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर लेवल्स हैं वो लोअर लेवल्स को क्या करेगी? कंट्रोल। अब जैसे कि देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसे गवर्न करती है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बिना किसी पॉलिटिकल लिंकेजेस के,
जो कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। वो ना तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनते हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल वर्क के कैंपेन्स लगाते हैं, राइट। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज इज़ बेस्ड ऑन मेरिट एंड कंडक्टेड बाय द यूपीएससी एट यूनियन लेवल, ठीक है जी। आप मेरिट आपका आएगा, आपको तब रिक्रूट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन पार्लियामेंट को, एंड थ्रू द पार्लियामेंट टू इट्स पीपल। मतलब इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अस ओनली, फाइन। एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑफिशियल स्टेट, द ऑफिशियल्स आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल। वही चीज़ मैंने बताई कि दे आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, दे आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, fine. But to the departmental heads, that is ministers, and the ministers are responsible for the departments functioning in the parliament. ये डायरेक्टली है। नेक्स्ट वन आता है आपका इंटरेस्टिंग पार्ट, रिजर्वेशन सिस्टम। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड reservation system for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, which helps to uplift these disadvantaged sections of society। अब ये क्यों SC ST आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC जो हैं ये डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए बोला जाता है। तो इन्हें भी थोड़ा मतलब वो करने के लिए ना, इन्हें भी रिजर्वेशंस दी हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 के 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। इसमें साफ साफ मेंशन है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स का प्रोविज़न बना सकती है किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए, राइट। आर्टिकल 16 के 6th पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पहले में बैकवर्ड क्लासेस था, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है। क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू द एक्सिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी। हर पोस्ट में हमारे रिजर्वेशन होती है ना, हर एक पोस्ट में, तो वो रिजर्वेशन भी इस आर्टिकल के क्लॉज 4 में लिखी हुई है, बताया हुआ है। आर्टिकल 335 में क्या है कि मेंबर्स ऑफ SC एंड द ST shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services, right। अब जी बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमेन रेलिवेंट टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स नीड्स टू ब्रिंग इन periodic reforms. The Government of India initiated reforms in administration by setting up Administrative Reforms Commission. Independent and integrated judiciary, गाइस इसका मैं क्रक्स देती हूँ। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे इंडिया की, बिकॉज जुडिशियल सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम देम, राइट। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है क्योंकि कोई भी प्रेशर नहीं है उन्हें, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशरी इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स द लॉ, इम्प्लीमेंट्स द लॉ, एंड जुडिशरी जो है हमारी इंटरप्रेट्स द लॉ। तो एक सिटीज़न जो है वो चैलेंज कर सकता है किसी भी एक्ट और एक्शन को गवर्नमेंट के इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू में आता है। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन में क्या है? गवर्नमेंट परफॉर्म्स एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फंक्शंस फॉर द पीपल्स बेनिफिट। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है।
अब दीज रेंज फ्रॉम डेवलपमेंटल फंक्शंस टू वेलफेयर ओरिएंटेड फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनके लिए पब्लिक पॉलिसीज़ भी चाहिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों फील्ड्स में। तो इसी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। अब क्या नीड है टू डिस्पेंस जस्टिस इफ़ समवन फील्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, अब जस्टिस को डिस्पेंस करना है, राइट। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जब होते जा रहे हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे, इसके लिए देयर इज़ अ नीड टू डिस्पेंस जस्टिस, राइट। रेगुलेटरी कमीशंस में क्या है कि लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द सब्सिक्वेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेनी सेक्टर्स have led to both the government and private sector organization providing services to the people। दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीपल के लिए, राइट। ई गवर्नेंस, Indian administration has adopted and incorporated e-governance in its system। ठीक है जी, ई गवर्नेंस आया आपका, डिजिटल हुई है, लाइक कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, है ना, ये तो आपको पता, ऑनलाइन डिलीवरी हुई है, मतलब ई गवर्नेंस तो गाइज यू नो। अब डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिजिटाइजिंग गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स टू एनेबल इट्स easy access by the authorities and citizens। डिजिटाइज कर रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स को। एंड डिजिटलाइजेशन क्यों हो रही है? फास्टर स्पीड और ग्रेट एफिशिएंसी पे हूँ ये सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है जी। सिटीज़न चार्टर, ऑर्गेनाइजेशंस इन द पब्लिक सेक्टर हैव मेड सिटीज़न चार्टर टू एम्पावर द सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। क्या चीज़ है भाई? ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में सिटीज़न चार्टर बना रहा है ताकि वो सिटीजन को एम्पावर कर सके इन्फॉर्मेशन देकर, किस चीज़ के बारे में, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ऑलराइट, एंड बाकी सब भी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है किस चीज़ के लिए? अपने एक्शंस के लिए, और ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रेम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन 2005 किस चीज़ के लिए? टू गिव इट्स सिटीजन्स ऑफ द राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज़। अभी जो एक्ट है इंस्ट्रक्ट करता है हर एक पब्लिक अथॉरिटी को to extensively disseminate information by computerizing their records and making available information to the citizens to quickly get information, thereby reducing the need to invoke the act, right। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइम के साथ चल रहा है और बढ़ भी रहा है सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग, राइट। एग्जाम्पल देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ डे हैव स्टार्टेड रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग, रिपर्पसिंग एंड रिफ्यूजिंग टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड एम्बार्क ऑन सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ ई वेस्ट, प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी, एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक। हमारे यहाँ पे तो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो भी मिलना बंद हो गए हैं, हमें अपना बैग लेकर जाना पड़ता है जब हम सामान खरीदते हैं। तो व्हाट इज़ दैट? प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्राइसिस मैनेजमेंट, एक नेशन और उसके लोग नेचुरल और मैन मेड क्राइसिस फेस करते ही करते हैं। गवर्नमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग, रिस्पॉन्डिंग टू एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ सच इवेंट्स, राइट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज हैं जैसे कि NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करती है इन मैनेजिंग द नेचुरल एंड मैन मेड क्राइसिस। दिस इज़ इट गाइज, हमने सारे फीचर्स कवर किए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आपको ये देखना है तो आप ये भी देख लीजिए, हमारा फ्लो चार्ट। ये तो मैंने फ्लो चार्ट में बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल वो करके लिखे हैं, राइट। ओके, बाय बाय गाइस।